सर एक बार देखिए सर, तो 6 सेमेस्टर में आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है? एक बार अपना जो फर्स्ट पेज है ना, वो फर्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 2 पे आइए। जो हमारा जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग चैप्टर है, दैट इज होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स का है, ये अपने को पढ़ना है सर, यही होल्ड करके रखेगा। अगर हम 6 सेमेस्टर में आप लोग को बात करें तो सब इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट है वो टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपने लोग आपको बताए थे एएस और इंड का डिफरेंस, रिमेंबर? सी वहां पर एक करेक्शन करना था। इन डेज में मैंने आपको टर्नओवर बोला था, रिमेंबर? जिसका टर्नओवर अगर 250 करोड़ से ऊपर रहेगा तो इन डेज अप्लाई होगा, 250 करोड़ से नीचे रहेगा तो ए सप्लाई होगा। वहां टर्नओवर नहीं था, एक्चुअल में नेटवर्थ था। क्या था? नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या है? इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस पढ़े अपने लोग। तो नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से ऊपर रहेगा तो इंड एस, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। और नेटवर्थ अगर 2.5 करोड़ से कम रहेगा तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। क्लियर है? सिर्फ इस चीज को चेंज कर लीजिएगा। तो हमारा एस में 3 पढ़ना है। एस 1 काफी इजी है। एस 16 ये एसेट्स से रिलेटेड है। किसको फिक्स एसेट्स बोलेंगे, किसको करंट एसेट्स बोलेंगे, कौन सा फिक्स एसेट्स के ऊपर में डिप्रिसिएशन निकलेगा, नहीं निकलेगा, कौन सा खर्चा ऐड होगा, कौन सा खर्चा ऐड नहीं होगा, जीएसटी वेदर ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, कॉस्ट में, वो सब अपने लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट में सर अर्निंग पर शेयर इंड 33। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या है सर? ईपीएस जो अपने लोग निकालते हैं। अगर आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े तो आप लोग को याद होगा, एट द एंड में अपने लोग जो नेट प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट बनाते थे ना, जो आपका पैट आता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते थे, क्या आता था? अर्निंग पर शेयर। वो कैलकुलेशन यहाँ पर सीखेंगे। तो अर्निंग पर शेयर बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है बेसिक, एक होता है डाइल्यूटेड। एक क्या होता है सर? बेसिक, और एक होता है डाइल्यूटेड। ठीक है, तो वो अपने को रीड करना है। और ये इन डेज टोटल 5 नंबर करके 3 आएगा इससे 15 मार्क्स का। और ये पूरा थ्योरी है सर, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो दे सकता है तो दे सकता है। मैं आपको अगर बोलूं तो ये थोड़ा सीए इंटरमीडिएट के लेवल का है। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी अकाउंटिंग स्टडीज के बेसिस में देता है। ठीक है, नेक्स्ट में जो हमारा चैप्टर है वो है सर फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियोज। ये 4 चैप्टर है बेसिकली। कैश फ्लो, फंड फ्लो, अगर मैं आपको बात करूं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने 12 में नहीं पढ़ा है, शायद पढ़ा है ना? कंपेरेटिव रेशियो भी पढ़ा है और कैश फ्लो भी पढ़ा है, रिमेंबर? तो वही है, लेकिन यहां थोड़ा और ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये अपने लोग को करना है सर। और आज जो अपने लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये काफी इजी चैप्टर है। तो अभी अपने लोग क्या करते हैं सर, होल्डिंग अभी नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज मतलब दैट विल टेक अ टाइम अ लॉट। जो जो इजी चैप्टर है ना, पहले अपने लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो बाद में अगर रिवाइज भी करना पड़े तो इट विल बी इजी फॉर अस, राइट? और जो होल्डिंग चैप्टर है इसको अपने लोग एंड में करेंगे, सो दैट एंड में आई मीन्स आप लोग का जो सिलेबस है, मैं अगर बता रहा हूँ तो 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा नहीं है। जैसा 5th सेमेस्टर में हमारा सिलेबस है, 6th सेमेस्टर में अकाउंट्स में उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है। इवेंचुअली एफएम का जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे एफएम में, वहां पर भी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो सर अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेज नंबर देखिए यहाँ पर होगा, कंपैरेटिव का है 53, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर 53 पे आएगी। हाँ, अमलगमेशन। पेज नंबर 53 ओपन करिए सर। अच्छा, आप लोग के लिए एक और बात मुझे बोलना था कि सिंस कॉमर्स में टैक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, टैक्स में आप लोगों को 3 चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। आई होप जीएसटी वी हैड कवर्ड, कस्टम ड्यूटी वी हैड कवर्ड, एंड जो टैक्स का इनकम टैक्स था वो 2 सेमेस्टर में कवर था। ठीक है,
तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास किए और विदाउट हैविंग दोस्त नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, इट इज जस्ट वेन ऐसे ही आप लोग का मतलब बर्बादी हो गया पूरा ग्रेजुएशन। और मैंने चाहता हूँ कि टैक्स का अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ सीखा नहीं आपने। तो जिसको टैक्स का नॉलेज के लिए पढ़ना है, आप लोग के क्लास के बाद में टैक्स का भी क्लास होता है, आप रुक सकते हो। या तो फिर मैं ये करूंगा कि आप लोग का ऐप जो है वहां देखिएगा, हमारा 5th सेमेस्टर का वीडियोस ऑलरेडी था, वैसे ही 6th सेमेस्टर का भी वीडियोस वहां पर रहेगा। आइए अंदर आइए। और जो टैक्स का जो अपने लोग अभी 4th सेमेस्टर में कर रहे हैं ना, जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होगा तो मैं क्या करूंगा कि आप लोग के ऐप में वो टैक्स का भी वीडियो डाल दूंगा। मैट आप लोग के पास होगा, जिनके पास है, आप लोग टैक्स का भी वीडियो का क्लासेस कर सकते हैं। ये आपका नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेजुएशन बाद आप लोग को क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। अगर नॉलेज चाहिए टैक्सेशन का तो प्लीज आप या तो बैठकर क्लास कर लो एक्स्ट्रा करके, अगर नहीं हो पाता है, दिल नहीं करता है, सीन्स जरूरी तो है ही नहीं है, तो आप लोग अपना वीडियोस देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है सर। देखिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सर, बताइए। अपने लोग डिस्कस कर चुके थे, रिमेंबर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होती है, किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बताइए। 5 चीजें रिमेंबर, क्या क्या था। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी दैट इज चेंजेस इन इक्विटी। और फिर फुट्स नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप लोग नोट्स बनाए रिमेंबर, तो लोग फाइनल अकाउंट में से कहते हैं नोट 1 2 लंबा चौड़ा, है ना, उसी को एक्चुअल में फुट नोट्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने लोग को इंट्रोडक्शन में करना है, और दिस इज दी नेसेसरी। मतलब कोई भी कंपनी का एक एनुअल रिपोर्ट बनता है, क्या बनता है, गूगल में मारिए आप थोड़ा बहुत ना, थोड़ा ये सब चीजों में जाइए और थोड़ा गूगल में टाइप करिए एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनुअल रिपोर्ट ऑफ दिस राइट। तो वहां एनुअल रिपोर्ट में आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पांचों आपको वहां पर दिया रहेगा। ये 5 थिंग्स किस लिए जरूरी है, बिकॉज ये एक कंपनी का फंडामेंटल्स है। क्या है बताइए, फंडामेंटल्स है। जो कंपनी ऑडिट कराती है, ऑडिट का मतलब क्या हो गया, पढ़े अपने लोग, ऑडिट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इन डेज के हिसाब से बनाया गया है, राइट। तो वो अकाउंटेंट जो ऑडिटर है उसको ऑडिट करके उसको जस्टिफाई कर दिया, एक्यूरेट कर दिया। अब वो कंपनी क्या करता है, वो कंपनी इसको पब्लिकली अवेलेबल कर देता है। किसी भी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, पीएल बैलेंस शीट आप इजिली अवेलेबल कर सकते हैं। आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, कैसे, आप जाइए मनी कंट्रोल ऐप में, मनी कंट्रोल ऐप बहुत सारा जो शेयर्स इक्विटी वगैरह देखना रहता है, कोई भी कंपनी में आप शेयर्स में क्लिक करोगे, फिर राइट साइड में देखोगे ना बहुत सारा टैब बनकर आता है। वो टैब में अगर आप फंडामेंटल्स में जाओगे, बैलेंस शीट, पीएल वगैरह, स्टेटमेंट, ये कंपेरेटिव वगैरह, वो सब कुछ वहां पे दिया रहता है। वहां से आप चेक कर सकते हो। और वो ऐसा रहता है ना, लास्ट ईयर इतना, इस साल इतना, लास्ट ईयर इतना, इस साल इतना, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये कंपनी लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। ये कंपनी इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस गुड। अब इमेजिन करिए अभी 2 साल तक का पूरा बिजनेस हमारा डिसरप्ट रहा, है ना, बहुत सारा बिजनेस का टर्नओवर जो है वो लास्ट ईयर से कम हुआ। लेकिन इसी दौरान में कुछ ऐसी भी कंपनी है जिसका टर्नओवर एक्सपोनेंशियली काफी इंक्रीज हुआ। दैट इज बोथ, दैट इज ऑनलाइन एक्टिविटीज, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो भी था और जो भी उस फील्ड में अगर वर्क किया तो उसका टर्नओवर, उसका प्रॉफिट काफी ह्यूज बढ़ा। बात समझ आ रहा है। तो इससे उस कंपनी का आपको अंडरस्टैंडिंग बनता है कि अपने को इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, और लाइफ में आप सिर्फ एक ही जगह पे वर्क कर सकते हो, है ना। अगर अपने लोग जॉब करेंगे तो कितना जॉब करेंगे, 4-5 जॉब कर लेंगे क्या, मैक्सिमम एक, उससे ज्यादा होगा 2। अगर जॉब करने से अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो कुछ बिजनेस करेंगे, है ना। लेकिन पूरा फुल टाइम बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं। तो लोग पैसा कैसे बनाते हैं, पैसा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज आप 1 लाख रुपए कमाए, मान लीजिए कि आपने 1 लाख ज्यादा होगा, मैं मान लीजिए कि आप लोग 30,000 रुपए कमाए, 30,000 में से आपका 20,000 रुपए खर्च हो रहा है, तो 10,000 रुपए यू आर सेविंग। तो 10,000 रुपए आप कहाँ पे जमा रखोगे, बैंक में। अब वो 10,000 रुपए में से आपका कुछ टारगेट होगा, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, आपका कुछ प्लानिंग होगा, है ना। जैसे आपको बाइक लेना है तो 10,000 करके आप 1 साल अगर जमा करोगे तो 1 लाख रुपए होगा, तो फिर आप बाइक ले पाओगे। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। लेकिन उसमें से भी अगर कोई आपका आइडियल मनी बचता है, मतलब जो मनी आपका जरूरत नहीं है,
सपोज 4,000-3,000 रुपए महीना, तो 4,000-3,000 महीना आप जो बैंक में रखोगे, बैंक वाला क्या देगा? कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देता। आप जो बैंक में जमा करते हैं, बैंक वाला से क्या उम्मीद रखते हो? आपका पैसा एकदम इत्मीनान से रखा है कि नहीं सर आपका पैसा हम रख रहे हैं, जस्ट से आपको सिक्योरिटी है, आपका पासबुक में बैलेंस इतना दिखा रहा है, मतलब आपका रियल मनी बैंक में है। हमको बताइए, रियल मनी बैंक में है, आपका पासबुक में है, बैंक में नहीं है। तो बैंक वाला क्या करता है? कहाँ इन्वेस्ट करता है? वो कमाता ज्यादा है, आपको देता है कुछ, बाकी अपना जेब में रखता है। तो वही स्ट्रेटेजी अपनाइएगा कि अगर लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचेगा ना, तो उसको इन्वेस्ट करिए। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो अब इन्वेस्ट कहां पे करेंगे? आंख बंद करके, आंख बंद करके कहीं पर डाल रही है तो सर डूब जाएगा। तो चेक तो करिएगा ना। तो कंपनी का क्या चेक करिएगा? यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करिएगा। ये जो 6 सेमेस्टर में बेसिकली अपने लोगों को क्या करना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी कंपनी का रीड कैसे करते हैं अपने लोग, ये समझना है। अकाउंट्स आप लोगों को पूरा कर लिए हैं, अकाउंट्स आप लोगों को समझ में आ गया कैसे क्या करना नहीं करना है, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, मेथड वगैरह क्या है, लॉट्स ऑफ नॉलेज यू है नाउ। अब वो नॉलेज का इंटरप्रिटेशन करके आपको ये बोलना है कि विद दिस कंपनी इज डूइंग गुड एंड इट इज वायबल either in long term nature, either in short term nature. If I am going to invest certain money or then what will be my reward, मेरा रिवॉर्ड क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसा मल्टीप्लाई होता है बैंक रेट से ज्यादा। आप बैंक में रखोगे 8% देगा, लेकिन कोई अभी जैसा अभी इंडिया में स्टार्टअप का दौर चल रहा है, अगर पता होगा, जो यूएस में 50 साल पहले ऑलरेडी स्टार्टअप का दौर चला था और ऑलरेडी कंपनी काफी, आपका सिलिकॉन वैली का जन्म कैसे हुआ? रिसर्च करिए, दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। स्टार्टअप से वो सिलिकॉन वैली बना, गूगल एप्पल वगैरह सब वही फेज में बनी। तो वही हमारा अब इंडिया में उस तरह का दौर चल रहा है। और आने वाला 20 से 30 साल के बाद में अपने लोग देखेंगे ना कि इंडिया भी एक अलग लेवल में दौर में पहुंच जाएगा। और इंडिया जो भी आपका बोला जा रहा है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं आगे चल के कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनेगी। कैपिटलिस्ट से और ये सोशलिस्ट से आप लोग आइडिया होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, मेरे से ज्यादा बोल सकते हैं इस मामले में। वो क्यों होता है? बिकॉज प्राइवेट प्लेयर अब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम इफ सर्टेन हैव दी गुड मनी, और वो आइडियल मनी पड़ा हो। आइडियल का मतलब समझ रहे ना? आइडियल मनी किसको बुलाया था हमको बताइए? नॉट इन यूज, मतलब वो पैसा रखा हुआ है, वो पैसा का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं बेटा, 20,000 रुपए तुमने इन्वेस्ट कर दिया, उसको आइडियल मनी नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ योर सेविंग्स, आउट ऑफ योर सेविंग्स, जो आपके पास सेविंग्स है। अब सेविंग्स में भी कुछ कैटेगरी है, कुछ जरूरत पड़ेगा आपको, मेडिकल मतलब इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा उठा के रखना है ना। और कुछ पैसा जो आइडियल मनी पड़ा होगा, उसको आप लोग को यूज करना है कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए शेयर्स है, क्रिप्टो में आई वुड से हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व होइए, बिकॉज इट इज काफी वॉलेटाइल मार्केट है। और अभी इस एज में आई वुड से कि उससे दूर रहिए, बिकॉज उसमें लॉस होने का काफी चांसेस रहता है और ह्यूज रहता है। शेयर्स वगैरह पे इन्वेस्ट करना है तो आईपीओ वगैरह पे इन्वेस्ट करिए, एसआईपी वगैरह पे इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करिए, थोड़ा बहुत रिसर्च करिए इस पार्ट में। घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्यों लोग पैसा कमाते हैं? सपोज अगर मैं ट्यूशन वगैरह छोड़कर एक स्टार्टअप खोल रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस प्लान है, समझ में आ रहा है, और आप लोग मेरे पे भरोसा करते हो, नहीं नहीं सर है बेटा, दिमाग वाला है, कहीं ना कहीं घुसेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा, आप लोग को ये भरोसा है मेरे पे। अब मैं आपको अपना बुक्स दिखा दिया, फंडामेंटल दिखा दिया, इतना प्रॉफिट इतना लॉस वगैरह आप लोग को कन्विंस कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब अगर मेरा शेयर्स का प्राइस अगर मेरा बढ़ेगा, अगर आप लोग मेरा शेयर होल्डर बने, तो आपका भी प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। नाइका एग्जाम्पल, नाइका के एक आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर है, शी इज नाउ बिलियनियर। हाउ? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, शेयर्स प्राइस 10 रुपए ही था, उसको बढ़ाते 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 करते करते जैसे आईपीओ स्टार्ट किया, आईपीओ जैसे लॉन्च किया, उसका शेयर प्राइस क्या होगा? अप हो गया। तो जो 10% 20% जो उसका शेयर्स था, पूरी सिर्फ उसका बता रहा हूँ, फैमिली वगैरह का लेके, बिलियनियर। समझ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारा इस सेमेस्टर में बेसिकली क्या है कि सर रीड करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। और ये एनालिसिस अगर कर लीजिएगा तो आपका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग रहे। किसी के ऊपर में आपको वो वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब कौन सा कंपनी अच्छा है बुरा है हमको बताओ, वो आप इससे देख के बता सकते हैं।
क्लियर है सर? समझ में आ रहा है क्या करना अपने को? काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को ये सिलेबस बनाया है। इसमें से कुछ कुछ नीड्स है, ये काफी ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस सबको रीड करिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वगैरह, ये सब के बारे पे। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। टू ऑब्टेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्म्स परफॉर्मेंस एंड पोजिशंस बाय सिंप्लीफाइंग मोनोटोनियस फिगर थ्रू विच द यूजर कैन ड्रॉ कंक्लूजन। मतलब क्या बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एक बिजनेस का परफॉर्मेंस और पोजीशंस, परफॉर्मेंस मतलब पीएल, पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। आपको पता है दो स्टेटमेंट बैलेंस शीट और पीएल में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंस है? किसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है? बैलेंस शीट का। पीएल से ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बताता है फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? आपका बिजनेस का हालात के बारे में बता रहा है कि वेदर आपका बिजनेस में एसेट्स का ज्यादा है या फिर लायबिलिटी लीवरेज ज्यादा है। आपका बिजनेस में जो एसेट्स उसमें इक्विटी वाला पार्ट ज्यादा है या तो फिर डेप्ट वाला पार्ट ज्यादा है। अगर डेप्ट वाला पार्ट ज्यादा है, इसका दो मतलब होता है कि आपका इक्विटी कम है और मार्केट में डेप्ट ज्यादा हो गया, तो फंडामेंटली देखा जाएगा तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाएगा नॉलेज पर्सपेक्टिव से कि भैया आपका बिजनेस में भरोसा करने वाला लोग क्या है, ज्यादा है। नहीं समझे? मेरे पास 100 करोड़ का एसेट है, उसमें से मेरा इक्विटी 40% है, 60% डेट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस में बाहर वाला भरोसा करने वाला लोग ज्यादा है, 60% डेप्ट ज्यादा है। तो कोई अगर कंपनी में डेप्ट ज्यादा होता है तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं सही नहीं है सर, वो अच्छा है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द फर्म। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इससे समझ में आएगा। जो आप लोगों को जब मैं रीड कराऊंगा ना एक एक चैप्टर में, तो आप लोग को मतलब वहां पे समझ में आएगा क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, क्या वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पे रेशियोज का काफी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग रेशियोज पढ़े ना क्लास 12 में, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसका सिग्निफिकेंस है, इसका एक नॉलेज है। वो नॉलेज एक बात को बताता है कि वेदर इस मतलब ये पोजीशंस में कंपनी स्ट्रांग है नहीं है। अब जैसा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अगर करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा करंट एसेट 2 टाइम्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी का। इट मीन्स मेरा जो लिक्विड पोजीशन है, लिक्विड मतलब शॉर्ट टर्म पोजीशन है, वो स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग है। मतलब कंपनी का अगर लायबिलिटी को पे ऑफ करना रहा तो कंपनी कैन इजिली पे ऑफ इस लायबिलिटी। जी समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म पोजीशंस के तौर पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग है पर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एसेट्स के हिसाब से। अब कंपनी का लिक्विड पोजीशन और चेक करना है कि भैया अगर इमीडिएट कुछ हो गया, इमीडिएट लॉकडाउन हो गया, क्लाइंट पैसा वगैरह मांग रहा है, तो फिर कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा? तो आप और इन डेप्थ में से लिक्विड रेशियो चेक करोगे। दूसरा हो गया एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो चेक करोगे। अगर वो भी बढ़िया मिल गया तो भैया शॉर्ट टर्म में कंपनी में पैसा लगाना सही है। शॉर्ट टर्म बोले तो विद इन 1 ईयर, समझ रहे हैं? अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या चेक करते हैं अपने लोग? डेप्ट इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेप्ट कितना, इक्विटी कितना, लॉन्ग टर्म में कितना देना है नहीं देना है। तो अगर इक्विटी ज्यादा है, कंपनी का डेप्ट कम है, तो लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में पैसा लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है सर, दो तरह का एनालिसिस होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल क्या है सर, इट इज परफॉर्म बाय द आउटसाइड पार्टीज लाइक क्रेडिटर, इन्वेस्टर, सप्लायर, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। मतलब एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब हो गया आउट ऑफ द पब्लिक डेटा। कौन सा डेटा? कंपनी अपना पब्लिकली डेटा क्या कर दी, दे दी थी। अब जो कंपनी पब्लिक डेटा देती है दैट इज द मोडिफाइड डेटा। कौन सा डेटा? मोडिफाइड डेटा। कंपनी उसको काफी डिजाइन से अच्छा करके एकदम चमका उमका के, नहीं समझे? इमेजिन करिए कि अब आपको कहीं बाहर जाना है, कोई शादी में जाना है जहां पर सब लोग आएंगे आपको देखेंगे, तो अपने लोग कौन सा कपड़ा पहन के जाते हैं? प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको। पता है कि कोई ओकेशन है, वो ओकेशन में आपको जाना है और बड़े बड़े लोग आएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, और आपको वहां पे जाके मिलना उन लोग से, तो आप कैसा कपड़ा पहन के जाएंगे? सबसे बेस्ट
हो सके तो मार्केट से जाके खरीद लेंगे, नया नया खरीद के लेके जाएंगे। सही बात बोलेंगे नहीं बोले भाई? बात समझ में आ रहा है? तो इमेजिन करिए कि ये जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है और ये जो पब्लिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है, दैट इज व्हाट, दोस टाइप ऑफ, इसको पूरा चमका के अच्छा से पूरा सजा के पूरा मतलब लिपस्टिक पाउडर वगैरह एकदम बढ़िया से सजा हो जाके अपने लोग इसको फिर ऑडिटर से ऑडिट करा के लिस्ट करते, ताकि सब लोग देखे कि हाँ भाई क्या लग रहे थे तुम, ओह कितनी खूबसूरत लग रही थी, है ना? यही कमेंट सुनने के लिए कितना खर्चा होता है एक दिन में। गलत बात बोला सर? बात समझ में आ रहा है? तो ये पब्लिक डेटा के बेसिस में अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। क्लियर हो गया? जो कि सब लोग ज्यादातर, अगर मुझे किसी कंपनी का करना है तो मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नल एनालिसिस करूंगा। इंटरनल एनालिसिस क्या हो गया? जो परफॉर्म करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट खुद की कंपनी के ऊपर, बिकॉज उन लोग के पास में एक्चुअल, करेक्टेड, नॉन मॉडिफाइड रॉ डेटा रहता है जो बिजनेस में एक्चुअल हुआ, राइट? अब देखिए ये भी एक्चुअल हो सकता है, नॉन एक्चुअल बोल नहीं सकते हैं। सब कंपनी को तो सर जेन्युइन बिजनेस फॉलो करती है, बिजनेस एथिक्स में आप लोग पढ़े हैं, इथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, जो है वही दिखाना चाहिए। मान लो कि नहीं है, तो इंटरनल डेटा में ज्यादा डिटेल रिपोर्ट मिलेगा या एक्सटर्नल में मिलेगा? इंटरनल में मिलेगा। क्लियर है? कंपनी खुद का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करती है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एनालिसिस। आप लोग आउटसाइडर करेगा तो क्या होगा? वो एक्सटर्नल एनालिसिस। अच्छा डेटा एकदम पूरा सजा के कहां मिलेगा? इंटरनल, एक्सटर्नल में मिलता है। तो एनालिसिस में आएंगे तो एनालिसिस में कितना तरह का एनालिसिस अपने लोग कर सकते हैं, क्या क्या है? सबसे पहले सर ट्रेंड एनालिसिस। क्या है ट्रेंड? ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? मतलब ट्रेंड का मतलब ये होता है कि आप अगर प्रॉफिट को पकड़ लें, किसको पकड़ लें? प्रॉफिट को अगर आप पकड़ लें, तो मेरा प्रॉफिट, अगर मेरा बिजनेस 5 साल में चला है, कितना में? 5 साल में चला है, तो यहां पर एक ऐसा चार्ट रहता है, चार्ट। अगर ये चार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये चार्ट ऐसे चल रहा है। लोग क्या करता है ना, ये चार्ट के बेसिस से ही कंपनी को समझ जाता है कि भैया कंपनी अच्छा है या बुरा है। उसको पूरा इंडिविजुअल फिगर देखने की जरूरत नहीं है। तो एनालिसिस एक्चुअल में दो तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है बाय बुक्स। उसका रेशियो चेक करेंगे, कैश फ्लो चेक करेंगे, बैलेंस शीट, पीएल चेक करेंगे, लास्ट ईयर का कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेक करेंगे, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है जो कि चार्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं? चार्ट को देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि हाउ द बिजनेस इट इज, बिजनेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है नहीं है, वीक है क्या नहीं है, वो बताता है। लेकिन कब बाई करना है और कब सेल करना है, बात काफी हंस रहा है, कब बाई करना है और कब सेल करना है, कब इन करना है, कब आउट करना है, ये बताता है टेक्निकल एनालिसिस। समझ रहे हैं? तो इसमें भी बहुत रिसर्च है। आप ऐसे ऐसे ट्रेडर को जानता हूं जो कि सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेडिंग करता है, और वो 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेडिंग करने के लिए वो 1 हफ्ता रिसर्च करता है। नहीं समझे? कुछ लोग क्या करता है ना कि दिन भर ट्रेडिंग कर रहा है, बेटा बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है। उन लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाता है। जो रिसर्च किया है, फंडामेंटल चेक करने के बाद में 10 कंपनी को निकाला, 10 कंपनी में देख रहे हैं भैया ये 10 कंपनी जो मेरे को टारगेट करना है। अब ये 10 कंपनी को वो फिर टेक्निकल में देखता है कि कब इन करना है, कब आउट करना है, उसका न्यूज पढ़ता है, उसका अगर कोई रिपोर्ट आता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है जिससे मार्केट का प्राइस अप होगा, र्यूमर्स को पढ़ता है, एफयूडी बोलते हैं अपने लोग, ठीक है। इस चीज को वो पूरा एनालाइज करके टेक्निकल में फिर जाके चेक करता है। बहुत सारा बोलिंजर मेथड वगैरह, बहुत सारा टेक्निकल का वहां पर है। वहां से वो समझता है कि कब मेरे को बाई करना है और कब मेरे को आउट करना है। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए 1 हफ्ता इन्वेस्ट करता है, और वो 2 मिनट में कम से कम 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया कमाता है हर हफ्ते पे। तो ये जो फील्ड है इसमें बहुत पैसा है। किसी को पैसा चाहिए ना भाई, मेरे को खाली पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना है, तो भैया आपके लिए आइए।
आपके लिए शेयर्स है, और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है बहुत जल्दी, तो भैया क्रिप्टो है। उसमें खेल लिए और उस चीज को समझ गए हैं, समझ गए, मतलब मिलियनेयर तो बन ही जाएंगे आप। बिलियनेयर का बात नहीं करें, मिलियनेयर तो बन जाएंगे, कम से कम 6 करोड़ 7 करोड़ तो कमा लीजिएगा। अब बोल रहे कि सर हम स्टूडेंट लोग हैं, हमको आप करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है। तो सर यहाँ पर एक ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, अप हो रहा है डाउन हो रहा है, ये आपको समझना है। रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कुछ रेशियो स्पेसिफिक चीजें बताता है, उसको एनालाइज करते हैं। फिर फंड फ्लो एनालिसिस का मतलब क्या हो रहा है, कहां से फंड आ रहा है, कहां पे फंड जा रहा है, मतलब कहां हमारा सोर्स क्या है, सोर्स क्या है और एप्लीकेशन क्या है, कहां से पैसा आ रहे हैं और कहां से पैसा लगा रहे हैं, इसका डिटेल आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में मिलता है। तो नॉर्मली फंड फ्लो स्टेटमेंट ज्यादातर नहीं दिखते हैं अपने लोग, ज्यादातर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत सारे कंपनी का अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको हर एक कंपनी का मिलता है। नेक्स्ट में सर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पढ़े आप लोग, इस लेवल पे जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। हर एक बिजनेस का स्टार्टिंग में क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉफिट कमाना। सबसे पहला टारगेट क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, प्रॉफिट कमाना। मतलब आए भैया 2 महीने के अंदर मेरे को प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट रिकवर करना। दैट इज पहले अपना बिजनेस को ब्रेक इवन में लेके जाना। कहां लेके जाना, लॉस से ब्रेक इवन लेके जाना, मतलब एक्चुअल में जो उसका फिक्स कॉस्ट लगा है उसको रिकवर करना। दैट्स द फर्स्ट चैलेंज। वंस ब्रेक इवन में पहुंच गया, फिर ग्रेजुअली अब जो होगा क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सर्विस सेक्टर वगैरह है, सबसे पहले वो अपना क्लाइंट मेकिंग में जाता है। किस में जाता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इसमें जाओगे तो सबसे पहले वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा माल बनेगा मतलब डिमांड है, जितना ज्यादा सेल करेगा प्रॉफिट उतना क्या होगा अप, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आपका प्रोडक्शन के हिसाब से इंक्रीज होता है, लेकिन कहां से एक्चुअल में पैसा कमाते हैं, फिक्स कॉस्ट से। क्लियर है। और सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग रहते हैं वो सबसे पहले क्या टारगेट करते हैं, क्लाइंट एक्वायर करने में। जितना ज्यादा क्लाइंट उनके पास है मतलब उतना ज्यादा वो प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर है। ये वाला फॉर्मेट अपने लोग कर चुके हैं कंपनी का। नेक्स्ट भाई ये सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़िए। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने को 3 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा हो गया सर कॉमन साइज स्टेटमेंट, और थर्ड में क्या हो गया सर ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, आपको ये पूरा चैप्टर का मीन समझ में आ रहा ना, क्या करना है अपने को एनालाइज करना है, नया चीज बनाना नहीं है, एनालाइज करके समझना है। तो यहां पे सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। स्टेटमेंट में यहां पर आपको केवल 2 चीजें रीड करनी है आप लोग का सिलेबस में, एक हो गया पीएल और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। कैश फ्लो भी आ सकता है, ठीक है, कैश फ्लो भी आ सकता है। तो ये कंपैरेटिव में बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, 2 साल का डेटा मिलता है। कितना साल का, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। वो 2 साल में कंपेयर करके आपको बताना है कि वेदर मेरा इंक्रीज हुआ है, वेदर मेरा डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंटेज हुआ, इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंटेज हुआ, वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। कॉमन साइज का मतलब क्या हो गया, कॉमन साइज का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी पीएल बैलेंस शीट है, लेकिन इसमें पीएल में सॉरी परसेंटेज ऑन सेल्स पे है। किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर परसेंटेज आपको बताना। और बैलेंस शीट में परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी। किसके ऊपर बताइए, टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर में आपको परसेंटेज बताना है। नहीं समझे, इमेजिन करिए कि मेरा सेल्स 100 करोड़ रुपया है। अब 100 करोड़ का सेल्स में उसका बाइफिकेशन आपको समझना होगा कि मेरा प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हो रहा है सेल के ऊपर, राइट, मेरा मार्जिन कितना है। इसके अलावा आपको अगर ये डिटेल पता चल जाए कि इसमें मेरा कॉस्ट, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है तो मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट वहां पे 40% है, तो भाई मार्जिन मेरा 25% है, कॉस्ट 40% है, तो बाकी का जो मेरा परसेंटेज हो रहा है दैट इज अराउंड 30%।
तो वो 30% मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस 30% में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्या मेरा कितना परसेंटेज मेरा अप हो रहा डाउन हो रहा है, ये आपको पता चलेगा कॉमन साइज में। ट्रेंड एनालिसिस सर वही बेसिस लेके अपवर्ड ट्रेंड में करते हैं। जो आप लोग इंडेक्सेशन सीखे, इंडेक्स सीखे है ना, इंडेक्स सेमेस्टर 1 में इंडेक्स, वही बेसिकली ट्रेंड है। देखिए सर कंपेरेटिव स्टेटमेंट में आइए, यहां पे निकालना क्या है आपको, देखिए सर कंपेरेटिव स्टेटमेंट में करना क्या है। देखिए सर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास फिक्स एसेट्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मेरा एसेट्स 10 लाख रुपया था, इस साल में मेरा एसेट्स 12 लाख रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख बढ़ा, कितना परसेंटेज बढ़ा, 20%, एकदम इजी। अब हमको थोड़ा अपना दिमाग में जाइए और दिमाग में जाके हमको बताइए कि 2 लाख कैसे निकाला आपने, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये करके 2 लाख रुपए आ गए। परफेक्ट। अब हमको बताइए कि आप जो परसेंटेज हमको बोले 20%, वो कैसे निकाले आप, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, करेक्ट है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू वॉट, इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, है ना। यही करना है, यही करना है आपको। यहां पे ये जो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज, क्या बोलेंगे, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परसेंटेज, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परसेंटेज। क्लियर है। अब ये हम सिर्फ फिक्स एसेट्स का किए हैं, इमेजिन करिए कि यही सेम थिंग आपको पूरा बैलेंस शीट का आइटम के साथ करना है, और यही सेम थिंग आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जो 10-30 में नहीं आएगा ना, इंटर करने नहीं देंगे हम, ठीक है। देखिए सर, तो 10 लाख से 12 लाख हो गया, मतलब मेरा 2 लाख क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरा अप हो रहा है। इट मींस मेरा क्या क्या हो गया बताइए, इसे इट मींस मेरा 20% फिक्स एसेट्स बढ़ा है। अब हमको बताइए फिक्स एसेट्स बढ़ना इज गुड फॉर द कंपनी और बैड फॉर द कंपनी, गुड। अगर ये परसेंटेज 20% बढ़ा है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है कंपनी में, कि कंपनी एसेट्स बढ़ा रहा है। अब ये एसेट्स कहां पे बढ़ा रहा है वो भी मैटर है। अब ये एसेट्स मान लीजिए बढ़ा है, ये एसेट्स बढ़ा है बिल्डिंग में और प्लांट में। ये एसेट्स कहां पे बढ़ा है, बिल्डिंग में, प्लांट में। या बिल्डिंग हम नहीं बोलते हैं, कंपनी क्या किया सर, प्लांट मेरा बढ़ा है। फिक्स एसेट्स बेसिकली क्या है, प्लांट है। तो कंपनी 2 लाख का नया प्लांट लगाया, इसका मतलब क्या समझ में आता है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है, आप सोचो आपका एक ऑलरेडी सेटअप है, अब आपको नया प्रोडक्शन करना है, राइट, और आपको अपना काम बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जगह खरीदेंगे। अगर एक्सपैंड करना है तो एक नया जगह खरीदेंगे। तो अगर बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है और वो बिल्डिंग फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री है, तो भैया वो कंपनी में पैसा लगाना है। क्यों, अभी फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, फैक्ट्री सेटअप करने के बाद में वहां प्लांट लगाएगा,
प्लांट लगाएगा फिर वहां पर एम्प्लॉय का भी एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, फिर प्लांट का वैल्यू बढ़ा, एम्प्लॉय का वैल्यू बढ़ा, तो ग्रेजुअली सेल भी बढ़ेगा। और ग्रेजुअली अगर सेल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर इस कंपनी को अगर मास स्केल में कर रहा है और ये 1 साल 2 साल टाइम लगेगा, तो इस कंपनी में हम पैसा लगा के 2 साल क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और जैसे ये 2 साल के बाद में पैसा मेरे को रिटर्न करेगा, देन एक पॉइंट से समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो ये एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए इसको अपने लोग फॉर्मेट में समझते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट में अपने को करना है। एक बार देखिए, यही चीज मैंने आपको समझाया जो वहां पे था। तो सेल्स मेरा 2 लाख है और सेकेंड ईयर में कितना हो गया, 2,25,000। तो चेंज कितना हो गया, 25,000। ये 25,000 मेरा बढ़ गया। तो अगर ये बढ़ रहा है तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अब हमको बताइए, सेल्स में 12.5% एक साल में बढ़ना, इट इज अ गुड, इट इज गुड। नहीं सर, कोई भी कंपनी का अगर टर्नओवर पिछला साल से और करेंट ईयर में मिनिमम 50% बढ़ना चाहिए, आप होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छा करती है, ऑब्वियसली आप स्टार्टअप का सेल देखो ना, 1 लाख, 10 लाख, 80 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 साल में उसका टर्नओवर 400% इंक्रीज हो जाता है। इसलिए बिकॉज वो काम कर रहा है। तो कोई भी कंपनी का अगर टर्नओवर अगर काफी ह्यूज में बढ़ता है, तो इट मीन वो ग्रोइंग कंपनी है। ऐसे कंपनी में आप लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे सर 12.5% आ रहा है, तो ये एब्सोल्यूट चेंज हो गया। और ये एब्सोल्यूट क्या हो रहा है सर, परसेंटेज हो रहा है। इसमें आपको क्या समझ में आता है, यूजफुल फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ये यूजफुल किस लिए, डिसीजन लेने के लिए कि वेदर ये कंपनी वायबल है या फिर नहीं है। इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल कंडीशन। डिटरमाइन करता है ये एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज दैट इज परसेंटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन 2 कंपनीज। या तो एक कंपनी में या तो फिर 2 कंपनी में भी कर सकते हैं अपने, ये समझे, 2 कंपनी में भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में यूजफुल इन एनालाइजिंग द कॉस्ट चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, इफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। मतलब एक कंपनी का परसेंटेज इतना निकाला, दूसरा कंपनी का भी परसेंटेज निकाले। सपोज फंडामेंटल में आपने 5-6 कंपनी निकाला है, अब निकाल के सबको चेक करें परसेंटेज वाइज में। फिगर वाइज में तो चेंज नहीं कर सकते। क्या फिगर वाइज में हो सकता है, उसका सेल कुछ और है, इसका सेल कुछ और है, इसका इंक्रीज कुछ और है, इसका कुछ और है, राइट। आपको परसेंटेज वाइज में आप कंपेयर कर सकते हो 2 कंपनी का। अब इसका कंपनी का टर्नओवर 50% बढ़ रहा है, अगला कंपनी का टर्नओवर 30% बढ़ रहा है, तो भैया ज्यादा कंपनी का क्या है, अगर टर्नओवर देखा जाए तो फर्स्ट वाला है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन सेकेंड वाला का ज्यादा है। तो मतलब फर्स्ट वाला जो कंपनी है उसका कॉस्ट में कंट्रोल उतना ज्यादा सही नहीं है। देखिए फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था एज इट इज सेम है। अगर आप लोग बैलेंस शीट याद करोगे तो बैलेंस शीट में हमारा ये वाला पार्ट था सिर्फ, है ना। बैलेंस शीट में सर ये वाला पार्ट था। अच्छा ये प्रॉफिट नहीं होगा, यहां पर काट के इसको अमाउंट लिखिए प्लीज, यहां पर इसको अमाउंट लिखिए, अमाउंट लिखे यहां पे। ठीक है, ये अमाउंट हो गया सर प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का। तो जैसे अपने लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट किए, यहां पर भी एज इट इज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना के एज इट इज अमाउंट वगैरह भी सब बैठा देंगे। अमाउंट दोनों बैठा दिए, प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर मतलब अगर हम 2021 में खड़े हैं तो करेंट ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, अगर 2021 में खड़े हैं तो करेंट ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, करेंट ईयर 21 हुआ, प्रीवियस ईयर 20 हो गया। तो 2020 का डेटा यहां बैठेगा और 2021 का डेटा यहां बैठेगा। चीज समझ में आ रहा है, तभी तो यहां समझ में आएगा 1 लाख से 1.5 लाख हो गया मतलब बढ़ गया, 1 लाख से 80,000 हो गया मतलब घट गया। ये फॉर्मेट क्लियर है सर। तो ये हमारा फॉर्मेट है। एक क्वेश्चन अपने लोग बनाते हैं ऐसा, चलिए ये क्लास वर्क में अपने लोग ये वाले क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, जैसा यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ड्रॉ करिए, ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए।
31 March 2020 कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ राधा लिमिटेड। ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे राधा लिमिटेड। ये हो रहा है 2020 है और वो 2019 है। उधर एंडेड 31 मार्च 2020। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रुपीस परसेंटेज, क्या हुआ जी? बाकी फ्रेंड आप लोग की ईशा नहीं गई वे? आप लोग फ्रेंड क्या हो गया वो लोग? बता दो उसको बता देना। लास्ट सेमेस्टर है सर, अब कुछ सोचिए क्या करना है। राधा राधा देख लो ना। नहीं गवर्नमेंट जॉब इज गुड। नहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन वो बढ़ा है सिचुएशन की वजह से। अगर हर साल अगर पास अगर होगा तो ऐसा नहीं होगा।
मैंने देखा, मैंने वही तो एक मैसेज किया था, एक टीचर ने डाला था, शायद सोहेल सर को डाले थे, तो मैंने उनको लिख के बोला था कि सर देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग ओबीसी, तो हमको रिप्लाई दिए हम, HMM होता है ना, वो रिप्लाई दिए और वो आंसू वाला इमोजी दिए। हम क्या बोले, ठीक है सर क्या कर, मतलब ओबीसी लेके आप कुछ बेनिफिट नहीं, ये गवर्नमेंट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते झगड़ा झमेला करके। सबसे पहला बात तो ये जो आपका रिजर्वेशन वाला जो लॉजिक है ना, ये मेरे माथा में नहीं आता, हमको नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता। rather than on the basis of religion and caste के बेसिस से ये आप जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, उसका बेसिस से हटा के अगर आप जो लेवल होता है ना पॉवर्टी लाइन, उसके बेसिस में अगर आप रिजर्वेशन करोगे तो थोड़ा सही भी लगता है, क्योंकि भाई SC ST कोटा में कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई लोग मजबूर रहे, उसमें से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्सन हैं जो उसका बेनिफिट उठाते हैं। ओबीसी में जैसा मुस्लिम लोग काफी भरे हुए हैं, लेकिन हर मुस्लिम ओबीसी के लिए कोई जरूरी थोड़ी ना है। ओबीसी का मतलब क्या हो गया, आप फुल फॉर्म का भी पढ़े हैं, ST का मतलब पढ़े हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसका मतलब क्या हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या हो रहा है, आप आदिवासी फैमिली वहां से आप बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है, ओबीसी का मतलब क्या हो रहा है। तो लोग बेनिफिट लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट लेने के लिए जस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट लेते हैं, क्या मतलब है उसका, जो वेल्दी मुस्लिम है क्या वो ओबीसी कैटेगरी में जाना चाहिए, लेकिन वो जाता है अवेल करने के लिए, किस लिए, ये बेनिफिट लेने के लिए। तो भैया इससे जो ऑलरेडी जो जरूरतमंद लोग है उसका तो ऑलरेडी छीना जा रहा है, तो ये फ्रूटफुल कहाँ है, कहां से फ्रूटफुल हो गया। आप उसको पॉवर्टी लाइन में लाओ, जो जिसका इसका बीपीएल वगैरह का जो कार्ड बना हुआ है उन लोग को एक रिजर्वेशन दे दो, भैया 20% जॉब दे रहा है। भाई देखिए, मेरे को बस एक ही चीज का डर है कि आप इतना मेहनत से जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कर लेने के बाद जो कंपनी में गए, आने वाला 10 साल के बाद पता चला वो प्राइवेट में हो गया, तो आपका क्या होगा। आप 20 साल पहले फिर से क्या करिएगा, आप 20 साल तो चला गया। मेरा यही एक डर है और कोई डर नहीं, मेरा यही डर है। जैसे कि LIC प्राइवेटाइज हो रहा है, स्टेक बेच रहा है, रेलवे जा रहा है, ठीक है, NTPC वगैरह जितना भी है सब बोल रहा है कि बेटा हटा देगा, बेसल फेसल सब, तो भैया गवर्नमेंट जॉब बचा क्यों। आप गवर्नमेंट जॉब पर जो तैयारी कर रहे हैं उससे बेटर अपना कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल स्किल वगैरह पे वर्क करिए, तो प्राइवेट कंपनी में हायर का होगा ना सर, दे विल पे ह्यूज अमाउंट। सर आज के टाइम में मेरे ऐसे ऐसे दोस्त लोग जो कि 2 लाख 3 लाख रुपए कैलकाटा में बैठ के कमा रहा है, एंड द एज ऑफ मैक्सिमम 33 34 33 34 साल की उम्र में 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं देगा। हाँ, गेमिंग पैसा के बारे में बात कर रहे हैं बाबू, जो हलाल रोटी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वो मिठाई का डब्बा नीचे से ऊपर से उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर अलग लेवल, उसके बारे में बात नहीं। सिक्योरिटी की वजह से ना काम भी अच्छा नहीं होता, आपका जॉब सिक्योर है, आपको पता है साला जो करो नहीं करो मेरे को पैसा मिल जाएगा, निकालेगा नहीं, तो इफिशियंसी लेवल भी क्या होगा। रहने दिए सर, इसके पीछे में अगर डिबेट करने भूलिएगा तो पूरा दिन लग जाएगा मेरे मुंह से, रहने दिए। आइए देखिए, स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है सर, लाइफ में कोई भी फील्ड में जाएंगे मिल जाएगा। इसी पे इतना चीज माइंड में रखिए कि जो रिजिक है ना, पैसा है, वो आप लोग का इसमें लिखा हुआ है, किस जगह से कमाते हो वही मैटर करता है, और कुछ नहीं। आप लोगों को बस मेहनत करना है। पढ़िए सर, स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले बैलेंस शीट अपने लोग बना लें, तो बैलेंस शीट का आइटम में जो जो था उसको बनाइए। देखिए क्या क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे,
इक्विटी एंड लायबिलिटी। जैसा फॉर्मेट था वैसा फॉर्मेट मेंटेन करेंगे अपने लोग। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है तो? ए टोपी वाला याद है देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या आता है सर? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर है क्या? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है सर 1,50,000। तो यहां पे बैठा 1,00,000, यहां पे बैठा 1,50,000। ठीक है। दूसरा यहां पर क्या आता है सर? रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस में। बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल कितना रुपया? 40,000 और 80,000 रुपया। हो गया। दूसरा हेडिंग क्या है सर? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी सर, नॉन करेंट लायबिलिटी में ये क्या क्या है? 12% डिबेंचर और बैंक लोन बैठाइए उसके नीचे में। 12% डिबेंचर 80,000, 1,00,000। 12% डिबेंचर 80,000 और यहां पे हो जाएगा 1,00,000। ठीक है। उसके बाद बोलिए, फिर बैंक लोन है 20,000, 30,000। बैंक लोन है 20,000, 30,000। उसके बाद में दूसरा हेडिंग क्या होगा सर? करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर में क्या है? संडी क्रेडिटर 10,000, 20,000। सॉरी, सुंदरी क्रेडिटर। ये अभी सुंदरी बोलते हैं ना, वो लड़की का याद आता है हमको, कैसे करके कोस रही थी हमको। बोलते हैं कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो क्यों बोलते हैं सर, बताइए तो। समझे? क्लास 11 में एक लड़की पढ़ती थी, नाजिम सर के वहां पढ़ाते थे, तो हम बोलते थे सुंदरी डेटर, सुंदरी क्रिएटर। अब सुंदरी डेटर, सुंदरी क्रिएटर बोली स्कूल में, जब उसका टीचर, क्लास टीचर उसको रीड करने के लिए बोला पूरा क्लास में खड़ा होके, सुंदरी क्रिएटर ₹20,000। और माशाल्लाह थोड़ी सी खूबसूरत थी देखने में। ठीक है, तो पूरा क्लास में एकदम पूरा सुंदरी उसका नाम रखा गया। आज तक सब उसके फ्रेंड उसको सुंदरी बुलाती है। और अगला दिन क्लास में आके हमको जो झगड़ा है ना, गुस्सा में पूरा लाल हो गया। आपको पढ़ाना नहीं आता है सर, इंग्लिश आपको नहीं आता है, इंग्लिश सीख के आया करिएगा, सुंदरी थोड़ी ना होता सर, संडी होता, सुंदरी सुंदरी अब। फिर भी हम चेंज नहीं किया, हम सुंदरी बोलेंगे भाई साहब। हाँ।
नहीं है, फिर बाद में हम संडी भी बोल देते बाबू, इसका मतलब संडी है। 11 को पढ़ाए हम लोग तो श्री बोलते हैं। देखिए उन लोग थोड़ा सा बच्चा है ना ज्यादा, तो जो सिखाएंगे वही बोलेगा। सर हो गया। दूसरा वाला ये एसेट्स, क्लास 11 एंड 12 आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मतलब वहां पे नॉलेज काफी जरूरी है। जिसका भी गया अभी जिसके 11 12 में ना, उसका समझ जाना कि अभी जो एग्जाम वगैरह नहीं हुआ 11 पे, अभी 12 पे भी पता नहीं क्या चल रहा है। जो लोग क्लास वगैरह नहीं किया ना, वो खत्म है, वो खत्म है। वो आगे क्या करेगा कॉमर्स में भी पता नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में डिफिकल्ट है, राइट। अब कोई भी टीचर पैदा ऐसा नहीं हुआ है कि जो 11 12 पूरा बेसिक से पढ़ा के उसको ग्रेजुएशन फिर पढ़ाए, इट इज नॉट पॉसिबल। चला गया जो चला गया। देखिए इसमें क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, दो लाख 3 लाख, हम भी चाह रहे हैं बच्चे यहाँ पे 20,000 30,000। दूसरा हेडिंग सर करंट एसेट्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखने भूल गए, नॉन करंट एसेट्स यहाँ होगा नीचे में, नहीं समझे। एसेट्स के बाद में यहाँ पर एक हेडिंग होता है नॉन करंट एसेट्स, हाँ उसको लिखेगा। एसेट्स के नीचे में जो हेडिंग होता है फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर आता करंट एसेट्स। हाँ करंट एसेट्स में स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर्स कैश। स्टॉक 15,000 25,000, स्टॉक 15,000 25,000, ठीक है। उसके बाद में है डेटर्स 10,000 18,000, डेटर्स हो गया सर 10,000 18,000। उसके बाद में सर कैश हो रहा है 5,000 7,000, हो गया। जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, 8 4 12 15 2,50,000, 5 10 8 18 3,80,000 शायद, 3,80,000। यहाँ पर भी 2,50,000, यहाँ पर भी 18 7 15 50 80 3,80,000 रुपये, ठीक है। बोलिए सर। यहां तक कर लिए। अब क्या करना है समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, चेंज निकालना है, फिर परसेंटेज, और चेंज क्या होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें ए बी, तो सी इक्वल टू क्या होगा सर, सी इक्वल टू क्या, बी माइनस ए, तो यहाँ बी माइनस ए दिखाएं। और डी इक्वल टू क्या होगा सर, डी इक्वल टू क्या होगा, जो सी आ रहा है उसको डिवाइड कैसे करेंगे, ए से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, समझ रहे सर, है ना। तो ये चीज लिख देंगे ऊपर में। अब निकाल लीजिए एब्सोल्यूट चेंज, तो कितना हो गया 50,000। ये यहां पे कितना हो गया सर, कितना परसेंट हो गया 50%। यहां पे कितना हो रहा है 40,000। प्रॉफिट इज हाउ मच
100%, यहाँ पे 20, डेप 20,000, 20 डिवाइड बाई 80 कितना हो गया? 25, 25%। 20 से 30 हो गया 10, 50, 50%। 10 से 20 हो गया 10, कितना परसेंट? 100, 100%। इसका भी करेंगे, ये हो गया 1,30,000, 1,30,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 100, यहाँ पर भी होगा ना, 1,30,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 100 कितना हो रहा? करिए कैलकुलेटर में, 52%। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लाख से गया 3 लाख, 1 लाख, 50%। 10,000, 50% हो गया यहाँ पर भी। 15,000 से 25,000, 10,000 बढ़ा, 10 से 8, 8,000, 5 से 7, 2,000, ये 1,30,000, ये तो एज इट इज 52% रहा। यहाँ पे बताइए कितना हो रहा? 10,000 बाई 15,000 इंटू 100, हाँ, कितना? 66.67%, 80%, 80%, 40%, 40%। ठीक है, इजी है। हाँ, नाउ दिस इज फॉर द 5 मार्क्स, 5 नंबर के, वैसे ही है, इजी है। तो अब यही सेम चीज जो अपने लोग एसेट से किए हैं, यही सेम क्या हो सकता है? पीएल का हो सकता है। तो पीएल का भी सेम फॉर्मेट रहा, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यही चेंज निकालना, और यही क्या करेंगे अपने लोग? एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालेंगे। तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या है? कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। क्या है ये? अब ये कंपेयर करके इमेजिन करिए कि आपको ये स्टेटमेंट दे दिया। अब ये स्टेटमेंट दे देने का बाद एनालिसिस कैसे होता है, कैसे समझोगे कि भाई मेरा ये स्टेटमेंट के बिहाफ में मेरा जो कंपनी है वो एक्चुअल में क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कैसे करके समझोगे? दिख रहा है ये पूरा? दिख रहा है शीट में, नजर आ रहा है? देखिए, तो अगर आप चेक करोगे तो मेरा इक्विटी कितना बढ़ा है? 50% बढ़ा। और इक्विटी 50% बढ़ा है, मतलब यहां मेरा कंट्रीब्यूशन आया। क्या है सर? पेंसिल है किसी के पास? अरे तो सर यहां पे मेरा ओनर अपना कंट्रीब्यूट कितना किया? ओनर अपना कंट्रीब्यूट 50% इंक्रीज किया है। और डेट कितना लिया है? डेट कितना लिया है? 25%, 50%, मतलब अगर डेट लिया है 30,000, अगर हम डेट बोलेंगे 30,000 और इक्विटी कितना बढ़ाया? 50,000। तो डेट यहां पे 30,000 करके बढ़ा रहा है, इक्विटी 50,000, तो इसका परसेंटेज अगर हम इन लोग दोनों में काउंट करेंगे तो कितना परसेंट हो रहा है? 60%। मतलब कंपनी अपने पास से पैसा ज्यादा लगाया है और डेट क्या है? कंपनी कम लगाया है, विच इज गुड। तो कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी अपना सोर्स बना रहा है। तो कोई भी जन को बिजनेस से पैसा किस लिए चाहिए? बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। बिजनेस को क्या करने के लिए? एक्सपैंड करने के लिए। बिजनेस खराब चल रहा है, सेल अभी नहीं हो रहा लॉकडाउन में, तो कोई लोन लेगा क्या? लोन इंसान कब लेता है? जरूरत में या मजाक मजाक में? ये समझ में आ रहा है? तो लोन अगर ले रहा है तो उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बिजनेस मेरा एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसलिए उसको पैसा चाहिए। अब ग्रो करने का मतलब कहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगा? करंट एसेट्स में या फिक्स एसेट्स में? अगर करंट एसेट्स में अगर वो लोन का पैसा यूटिलाइज कर रहा है तो कंपनी अच्छा है या खराब है? खराब है। मतलब कंपनी को अपना खर्चा करने के लिए, अपना मेंटेन करने के लिए वो क्या ले रहा है? लोन ले रहा है। कौन सा? लॉन्ग टर्म। विच इज अ गुड और बैड? समझ में आ रहा है?
तो अब यहां पर देखोगे करंट लायबिलिटी देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो सामान और बढ़ा रहा है। तो ये जो माइंडसेट है ये कंपनी का क्या बता रहा है, कंपनी इज ग्रोइंग और डिग्रेडिंग पे, ग्रोइंग हो रहा है। अब कहां पे वो पैसा लगाया, पैसा देखो 2 लाख में से 3 लाख, 1 लाख रुपए जो पैसा था, 1 लाख रुपए कहां पे लगाया, एसेट्स पे लगाया, विच इज इक्विवेलेंट टू 50%, और ये एसेट्स को बढ़ा दिया है। इसका मतलब इसका जो ज्यादा पैसा है, यहां से 50,000, यहां से 30,000, 80,000 प्लस क्रेडिटर वगैरह, यहां पे जो मेरा पैसा बढ़ा रहा है, ये पैसा किस लिए बढ़ा रहा है, एसेट्स में लगाने के लिए। मेजर चंक ऑफ मनी कहां पे जा रहा है, एसेट्स में जा रहा है। तो कंपनी जो पैसा उठा रहा है वो पैसा उठा के कहां लगा रहा है, प्लांट में लगा रहा है, एसेट्स में लगा रहा है, फिक्स एसेट्स में लगा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ग्रो कर रहा है, और ग्रो कैसे करेगा, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा। कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है 100%, मतलब लास्ट ईयर में अगर आप इस कंपनी के ऊपर में पैसा लगाए थे और इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर 100 रुपया था, तो 1 साल के अंदर इसका शेयर प्राइस 200 रुपया हो गया। तो 1 साल में कोई भी माँ का लाल, हीरा लाल, पन्ना लाल, कोई भी लाल 100% रिटर्न, कुछ जगह को छोड़ के। तो अगर इस कंपनी में अगर हम 1 लाख रुपया कमाए, 1 लाख रुपया लगाए होते हैं, तो 1 साल में विदाउट एनीथिंग डूइंग, कुछ नहीं करके भी हम 1 लाख और बना लिया। समझ में आया? तो 1 लाख रुपए और बना लिए, तो मतलब मेरा पैसा 1 लाख रुपए मैंने अर्न किया है थ्रू व्हाट, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है सर? तो ये कंपनी में क्या करना है, पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है? अब ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है सर, ये जस्टिफाई किया, अभी और भी स्टेटमेंट बाकी है जिससे पता चले। क्लियर हुआ? नाउ दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो रीड करके आपको समझना। क्लियर हो गया? आगे वाली क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए सर, ये वाला बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला बनाइए यहाँ पे जल्दी।